सभी लोग ध्यान देंगे। आप लोगों को आज यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा लोग राष्ट्रपति। आज राष्ट्रपति के विषय में बताने चल रहे हैं। वैसे तो आप लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं और तैयार भी है राष्ट्रपति, चूँकि कई बार आप लोग इसका तैयारी कर चुके हैं। लेकिन जब ये राष्ट्रपति का पद है, अगर कोई भी बच्चा बात करेगा तो उसको नीचे उतार दूंगा, 2 मिनट भी नहीं लगेगा। ध्यान रखिए, समझ में आना। भगवान कृष्ण भी संदीपन के आश्रम में गए थे, वो सब कुछ जानते थे, फिर भी उनका क्या कर रहे थे, वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सिर्फ इसीलिए कि आप जैसे कलयुग में लोग भी पैदा होंगे, बच्चे भी पैदा होंगे, जिससे वो सोचें कि जब भगवान ने, नहीं तो आप लोग अपने को वही समझ लेते कि हमें भी तो ज्ञान है, और पूरा ज्ञान नहीं होगा, ये निश्चित है। चलिए फिर से, अब इसके बाद जरा सा भी आप लोग बात मत करिएगा। राष्ट्रपति, ये बेटा एक बार माने एक तरीके से हम आपको कहानी की तरह बता रहे हैं कि जब भारत देश स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे लगा कि यार कुछ कार्य व्यवहार होना चाहिए। तो एक हुआ कार्य होगा तो न्याय कौन करेगा, तो 2 भाग आपका यहाँ मेन मुख्य में बांटा गया है, कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। तो बताया गया कार्यपालिका का जो मुखिया होगा उसका नाम होगा राष्ट्रपति। जो कार्यपालिका का मुखिया होगा, मेन होगा, ये कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। अर्थात ये जो मुखिया है बेटा, ऊपर लिखे हैं, आ ही रहा होगा या फिर से नीचे लिख दे रहे हैं। तो ये हुआ कि इस मुखिया का नाम जो होगा आर्टिकल जो अनुच्छेद 52 में यह निश्चित किया जाएगा कि एक कार्यपालिका का मुखिया है जिसका नाम है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति होगा कितने में बताया गया बेटा, 52 में। जब राष्ट्रपति होगा की बात आया तो इसके तत्पश्चात ये बताया गया कि जो समस्त कार्यपालिका का माने शक्ति होगा, वो शक्ति होगा इसके अंदर होगा। वो किसके अंदर होगा बेटा, राष्ट्रपति के अंदर। ये 53 में बताया गया संपूर्ण शक्ति कार्यपालिका का किसके अंतर्गत होगा, राष्ट्रपति के पास होगा। राष्ट्रपति कार्यपालिका का मुखिया है और मुखिया में संपूर्ण शक्ति कार्यपालिका का राष्ट्रपति में है, वो 53 में बताया गया। अनुच्छेद है ये 53 जो अंक में लिखेंगे बेटा लोग, वो सब के सब अनुच्छेद होंगे। हम बार बार अनुच्छेद नहीं लिखेंगे या बार बार आर्टिकल नहीं लिखेंगे, ठीक है। 52 में हुआ राष्ट्रपति है, 53 में हुआ संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा और इस शक्ति का वह प्रयोग करेगा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के अंतर्गत। अधीनस्थ कर्मचारी का मतलब है कि जो शक्ति होगा उसके अंदर में जो भी काम करते हैं, उनके अंदर में कौन कौन कार्य करते हैं। आप मालूम है कार्यपालिका में कौन है, चाहे प्रधानमंत्री, अर्थात ये एक तरीके का राजा है। राजा कौन, राजा है। राष्ट्रपति का पद राजा का पद होता है। ये आप उस वाले राजा से मत जाइए, ये जानिए कि अब उनके मंत्री हैं और मंत्री में मुखिया मंत्री का कौन होता है बेटा, प्रधानमंत्री। अर्थात ये सब उनके अंदर में काम कर रहे हैं। अब आप जैसे विद्यालय के प्रबंधक होते हैं तो प्रबंधक मुखिया होता है, लेकिन प्रिंसिपल क्या होता है, कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया होता है। लेकिन अगर वैसे मुखिया देखा जाए तो प्रबंधक होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे वास्तविक मुखिया देखा जाए तो प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, शपथ दिलाता है, कौन दिलाता है बेटा, प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को कौन शपथ दिलाता है बेटा, राष्ट्रपति। इनके अलावा बहुत सारे लोगों को शपथ दिलाता है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य माने चीफ जस्टिस, ये सब जो होते हैं उनको माने दिलाता है। साथ ही साथ जो शक्ति है वो राज्यपाल में है। किसमें है बेटा, राज्यपाल में। और इसके अलावा भी ये महान न्यायवादी हैं, बात समझ में आया। इन सबको भी ये महान न्यायवादी और सुप्रीम कोर्ट का बेटा चीफ जस्टिस, समझ रहे हैं, इन सबको भी शपथ कौन दिलाता है। लेकिन इनको बर्खास्त, शपथ तो दिलाना अच्छी बात है। कभी कभी क्या प्रश्न आ जाता है कि राष्ट्रपति निम्न में से किसको हटा सकता है अपने तपोबल से। आई उसके पास इतनी शक्ति है, कुछ लोग अपने शक्ति से हटा सकता है। तो सिर्फ एक व्यक्ति को आसानी से हटा सकता है, वो कौन होते हैं बेटा, राज्यपाल। किसको बेटा, राज्यपाल को। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत होता है, जबकि बाकी लोग ये लोग आते हैं जरूर,
लेकिन राष्ट्रपति शपथ जरूर दिलाते हैं, लेकिन इनको हटाने के प्रावधान सब अलग है। बात समझ में? इनको आप शपथ तो दिलवा सकते हैं, लेकिन उनको हटाना आसान नहीं है राष्ट्रपति की बात। अब इसके बाद बेटा क्या होता है कि जब इतनी शक्ति उक्ति दे दिए तो बोले कि अब निर्वाचन होना चाहिए। तो 54 में, किसमें बेटा? 54 में निर्वाचन करना शुरू हुआ। तो निर्वाचन की पद्धति हुई कि निर्वाचन कैसे होगा इनका। भाई राष्ट्रपति होंगे, उनको शक्ति दे दिया गया, शक्ति देने के बाद राष्ट्रपति बने कौन? तो अब ये आप जानिए राष्ट्रपति बनने के लिए आपके 3 तरफ से वोटिंग होता है, और एकल मत द्वारा क्या बोलते हैं, संक्रमणकालीन मत द्वारा क्या होता है, अर्थात वो नेता के मत पर आधारित होता है, जो नेता लड़ रहा है उसमें से कौन है। फिलहाल इस पे बाद में बात करते हैं। पहले आप बात करिए, सबसे पहले कौन कौन इनको बनाता है बेटा? राज्यसभा। पूरा ध्यान देते रहेंगे। राज्यसभा के बाद दूसरा कौन होता है बेटा? लोकसभा। और तीसरा कौन होता है बेटा? विधानसभा। ध्यान दीजिएगा, विधानसभा। अब यहाँ पे क्लियर करेंगे विधानसभा का मतलब क्या है। विधानसभा का मतलब है आपके इस समय 28 राज्य हैं, और आपके 28 राज्य के अलावा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन केंद्र शासित प्रदेश में 28 राज्य तथा दिल्ली और बेटा पुदुचेरी। कौन है? पुदुचेरी। कुछ पुदुचेरी, कुछ पुदुचेरी, इस तरीके से बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी का कॉम्बिनेशन लेकर। तो ये सब लोग आके इसमें क्या करते हैं? मत डालते हैं। लेकिन इसमें भी आप ध्यान दीजिए, राज्यसभा की जो कुल सीटें हैं अभी वर्तमान में 250 है। 250 आपका 2026 तक शायद उसको मान्यता अभी दिया है, 2026 तक ये चलेगा। लेकिन इसमें जो चुनाव होता है बेटा लोग, केवल 45 का होता है। अब 45 में 233 और प्लस 12, ये 12 कौन है इसको बताना जरूरी था, इसलिए आपको बताया। चूंकि राष्ट्रपति के चुनाव की बात किया जा रहा है, तो जब चुनाव की बात किया जा रहा है तो यहाँ ये जानिए ये मनोनीत है। मनोनीत का मतलब इनको राष्ट्रपति ने ही मनोनीत किया है। तो ये राष्ट्रपति चुनाव में ये 12 लोग वोट नहीं देते हैं, जो मनोनीत होके आते हैं, जो कला के क्षेत्र से आते हैं, खेल के क्षेत्र से आते हैं, एंग्लो इंडियन के नाम से जाने जाते हैं। बहुत सारी माने राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत ये 12 लोग आते हैं, जो अपने अपने विभाग से जो राष्ट्रपति माने करता हुआ आते हैं। लेकिन वो राष्ट्रपति के चुनाव में 12 लोग वोट नहीं देते। तो उसमें हर समय ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो परीक्षा में आएगा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेगा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन वोटिंग कर सकता है निर्वाचन में। तो वहाँ आपका राज्यसभा दिया रहेगा, लोकसभा दिया रहेगा, विधानसभा दिया रहेगा। तो उत्तर बिल्कुल सही है। अगर वहाँ दिया रहेगा राज्यसभा के सभी सदस्य, तो आप जान लीजिए गलत हो गया। अगर ये दे दे कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, तो अभी गलत हो गया। अगर ये दे दे कि राज्यसभा के वे सदस्य जो मनोनीत नहीं होते हैं वो वोट देते हैं, एक एक पर क्वेश्चन बन जाता है। बात समझ में आ रहा है? अब बेटा क्या है यहाँ पे? लोकसभा। लोकसभा का मतलब होता है कि इस समय हमारे लोकसभा में भी पिछली बार ही परीक्षा में इसी में आया था, और हम में से बहुत सारे बच्चों ने उनमें से क्या किया था, 250 सीटों की संख्या ले लिया था। जबकि लोकसभा में जस्ट मिनट बेटा कितना है? 552। कितना है? 552। ये राज्यसभा की जो बात कर रहे हैं, एक संसद होता है। राज्यसभा आपका 80 अनुच्छेद में मूल्यांकन किया गया है, और लोकसभा 81 अनुच्छेद में मूल्यांकन किया जाता है। आज के डेट में लोकसभा की जो कुल सीटें हैं वो कितनी सीटें हैं बेटा? 552। जबकि चुनाव कितने पे होता है? 543 पर। कितने चुनाव होता है बेटा? 543 पर। अब प्लस एक एंग्लो इंडियन, प्लस एक क्या होता है बेटा? एंग्लो इंडियन है, जो कि एंग्लो इंडियन को क्या कर दिया गया है? कितने एंग्लो इंडियन है इसमें? 2 है, ठीक है ना? 2 एंग्लो इंडियन है। अब 543 पर आपका बेटा क्या होता है? चुनाव होता है। बाकी और लद्दाख वगैरह जो पीओके वगैरह है उसके लिए ये सब छोड़ के रखा गया है। मान लीजिए भारत का कभी हिस्सा उसे आसानी से पाकिस्तान ने दे दिया, प्यार से पाकिस्तान ने दे दिया, तो ये राज्यसभा की जो सीटें हैं वहाँ चली जाएंगी, और जो यहाँ पे क्या है विधानसभा उसकी लोकसभा की सीटें हैं वहाँ पे चला जाएगा।
फिलहाल यहाँ पे हम पढ़ा क्या रहे हैं, अपने लीक से नहीं हटेंगे क्योंकि संविधान तो बहुत बड़ा है। अगर इसको पढ़ाएंगे तो अब इसके बाद आप लोग एग्जाम देते रहिए, फिर संपूर्ण चीज़ें पढ़ाया जाएगा। उसमें आप देखिए लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, जो चुनाव के द्वारा जीत कर आते हैं। किसके द्वारा जीत के आते हैं बेटा? चुनाव के द्वारा जीत के आते हैं। आई मीन एंग्लो इंडियन नहीं, जो चुनाव के द्वारा जीत के आते हैं वही राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। अब बात आती है विधानसभा। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता है विधानसभा क्या है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है। अब ये जानिए कि यहाँ राज्यसभा और लोकसभा दो में बेटा आपका संसद होता है। क्या होता है? संसद। इसको भी आपका क्या कहते हैं बेटा? संसद कहते हैं। और ये आपके यहाँ पे जो होते हैं बेटा, इसको विधायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायक। जो किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर आते हैं, वे सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब इसी कड़ी में आपको आगे ले चल रहे हैं। ये तो चुनाव हो गया है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, ठीक है। अब ये बेटा आपका 54 निर्वाचन है। 54 निर्वाचन की पद्धति है। मैंने आपको बताया कि ये जो आपका 552 सीट है, या ये सीट का जो परिवर्तन है, ये सीट का आपके जो परिवर्तन है, ये 2000 बेटा 31 तक, पहले तो 2026 तक था, 1971 का ये परिवर्तन था, ठीक है ना, जो 2026 तक था। लेकिन अब इस समय कितना है बेटा लोग? इस समय इसके सीटों की संख्या 2031 तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया है और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ठीक। चलिए अब आगे चलते हैं आपको लेके। ये जो दिल्ली और पुडुचेरी था, थोड़ा सा इसी समय इसकी भी बात करना। ये बेटा 17वां संशोधन था। कौन सा संशोधन था? 17वां संशोधन 1992। कौन सा संशोधन था बेटा? 17वां संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया। 1992 के बाद ये लोग भी वोट में हिस्सा लेने लगे। बात समझ में आया नहीं? 17वां संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी के विधानमंडल को राष्ट्रपति के चुनाव को देने के लिए अलाउड किया गया, मतलब उसमें सम्मिलित किया गया। अब बेटा आता है 55। 55 क्या है बेटा? 55 आपका उसका पद्धति है। क्या है? निर्वाचन पद्धति। अब निर्वाचन पद्धति का मतलब क्या है आप ये जानिए कि ये कैसे मूल्यांकन होता है, कि इसमें जो आपका विधानसभा का होता है, विधानसभा का मतलब बेटा लोग विधायक। कौन बेटा? विधायक। विधायक का मतलब विधानसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो विधानसभा के लिए क्या होता है बेटा? राज्य की जो जनसंख्या होती है, किसकी जनसंख्या? राज्य की जो जनसंख्या होती है, उन जनसंख्या में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, निर्वाचित, शॉर्टकट लिख दिए बेटा, निर्वाचित जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनकी जो संख्या होती है, निर्वाचित सदस्यों की क्या है? ये सदस्य संख्या। क्या संख्या है बेटा? सदस्य संख्या और गुणित 1000। नीचे बेटा, नीचे में राज्यों की जनसंख्या में जितने सदस्य विधानसभा के चुने जाते हैं उनकी संख्या में 1000 गुणा करके भाग दिया जाता है। तो एक विधायक का उसमें वोट जो आता है उतना वोट अंकित किया जाता है। एक विधायक एक वोट नहीं होता, या एक सांसद राष्ट्रपति को जो वोट देता है उसका एक वोट नहीं होता, वो तो हजारों में होता है, लाखों में होता है। जैसे उसके राज्य की जनसंख्या उस रूप में क्या किया जाता है, जैसे विधानसभा में जितने संख्या है, विधानसभा में मान लीजिए संख्या, पूरी जनसंख्या क्या है? राज्य की जितनी जनसंख्या है उस जनसंख्या में निर्वाचित जो सदस्य हैं उन निर्वाचित सदस्यों में बेटा क्या करते हैं? 1000 का गुणा कर देते हैं, और 1000 का जब गुणा कर देते हैं उसमें जो आते हैं निर्वाचित सदस्यों की संख्या में, वही एक विधानसभा के सदस्य का, विधायक का, विधानसभा सदस्य का मतलब विधायक का मूल्यांकन होता है। जबकि सांसद का मूल्यांकन कैसे होता है बेटा? ये जानिए। सांसद के मूल्यांकन में क्या पद्धति है? एक मिनट। सांसद के सदस्य में क्या मूल्यांकन है इसके बारे में आप जानिए। इसमें क्या होता है बेटा? निर्वाचित जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनके मतों का कुल मान। ध्यान दीजिए, विधानसभा से ही मतलब है निर्वाचित विधान सभा के कुल
सदस्य का वोट, आई मीन जितना वोट पाए हैं, कौन वोट पाया है बेटा, जो विधानसभा में निर्वाचित सदस्य हैं उनके कुल मत वोट का मतलब बेटा मत, कुल मत जो पाए हैं उन मत में, बात समझ में आ, किसका भाग दे देंगे बेटा, उसमें निर्वाचित सांसद की संख्या से, सांसद की संख्या से विधानसभा के जो, विधानसभा माने विधायक के जो वोट होते हैं उनमें जो निर्वाचित मत होता है, जो मत को निर्वाचित होने के बाद पाते हैं उसके मत में लोकसभा माने सांसद के, जो संसद होता है, संसद का मतलब यहाँ की बात कर रहे हैं, संसद के सदस्यों का उसमें क्या करते हैं, पूरा भाग दे देते हैं। भाग देने के बाद जो आता है वो वोट का उनका मान हो जाता है, किसका बेटा, सांसद का। बात समझ में आया। अब चलिए, सबके अपने अपने क्षेत्र होते हैं ना, सबके क्षेत्र के हैं, कितने विधानसभा के हैं, कितने क्या, उस तरीके से सभी का अलग अलग मत होता है। वही मत जोड़ के आप सुनते होंगे कि राष्ट्रपति ने जीता हुआ राष्ट्रपति इतना लाख वोट पाया, हारा हुआ राष्ट्रपति इतना लाख। आपको ऐसे ही समझना चाहिए कि अपने सदस्य लाख में नहीं है, फिर भी राष्ट्रपति लाख में मत पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इस तरीके से इसी को क्या कहते हैं बेटा, निर्वाचन पद्धति। क्या कहते हैं, निर्वाचन पद्धति। आपने निर्वाचन पद्धति 55 में पढ़ा, तो निर्वाचन तो आप जान गए, निर्वाचन पद्धति इसमें है। निर्वाचन कहाँ से होगा, यहाँ से शुरू होगा। ये 54 में सिर्फ निर्वाचन आ गया, 54 में निर्वाचन पद्धति आ गया तो इसमें, लेकिन साथ में ये भी तो जानो कैसे वोट होता है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा ये वोटिंग प्रक्रिया है बेटा लोग चलता है, ये आपको बता दिया गया, ठीक है ना। अब चलिए इसके बाद, और साथ ही साथ गुप्त मतदान होता है। आप जानिए, ऐसा मत नहीं कोई देता है कि विधायक जाता है और कहता है मैं इनको मत दे रहा हूँ ना, ये भी गुप्त मतदान होता है। और एक तरीके से देखा जाए तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जनता के निर्वाचित सदस्य जाते हैं, अर्थात इसीलिए कहा जाता है संपूर्ण शक्ति किसमें है, जनता में। बात समझ में आ। चलिए अब इसी के तहत आगे चलते हैं बेटा। आगे क्या है, अभी आपको बहुत सारी चीजें हैं बेटा। अब 55 के बाद आपका 56 में क्या है बेटा, 56 में डायरेक्ट ऐसे जान लीजिए इनका कार्य है। क्या है बेटा, कार्य। राष्ट्रपति को कौन कौन सा कार्य करना है ये 56 में बताया गया। 57 में कहा गया कि भैया राष्ट्रपति जी आप एक बार पुनः नहीं, कई बार पुनः आप क्या कर सकते हैं, पुनर्निर्वाचन, अर्थात आप एक बार पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, माने दोबारा चुनाव आप लड़ सकते हैं। बात समझ में आ। और जो कार्य है, इस कार्य का मतलब है 5 वर्ष कार्यकाल है। ये क्या है बेटा, 5 वर्ष का क्या है, ये कार्यकाल है। 56 में बताया गया कि आपका जो कार्यकाल है ये कितने वर्ष का है बेटा, 5 वर्ष का। क्योंकि राष्ट्रपति का जो आएगा उसके साथ साथ आर्टिकल भी आपका आएगा, तो राष्ट्रपति तो इम्पोर्टेंट है लेकिन साथ ही साथ आपके आर्टिकल भी उनके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए आपको आर्टिकल भी बता रहे हैं। अब इसी में क्या होता है बेटा, अब 57 में क्या है बेटा, एक बार निर्वाचन पुनः। बात समझ में आ रहा है कि एक बार माने 1 बार 2 बार 3 बार, अपने भारत के राष्ट्रपतियों के लिए है कि आप कई बार आप क्या हो सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, आप कई बार चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए अब इसमें क्या है बेटा, अब 58 में क्या है बेटा, 58 के बारे में जानिए। 58 में माने क्या शर्त है, कौन राष्ट्रपति लड़ सकता है, आई मीन एज ए योग्यता आप कह लीजिए, उनकी योग्यता क्या है। यहाँ पे बेटा क्या है, योग्यता माने कुछ लोग शर्त भी बोल देते हैं। क्या शर्त रखा गया है उनके लिए कि क्या आप रहेंगे, जैसे 35 साल आपका उम्र होना चाहिए, आप किसी भी लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हैं, ये सब चीजें उसके अंतर्गत आता है। और भारत के नागरिकों, ये सब तो बहुत सारी चीज आप जानते हैं, उसी तरीके से इसमें भी है। अब अगला क्या है बेटा, अब देख रहे हैं कि यहाँ पे इतना हो गया, 58 में इनको शर्त भी बता दिया गया, शर्त का मतलब योग्यता भी कर दिया गया। योग्यता के बाद अगला क्या होता है बेटा, अब राष्ट्रपति बन गए। अब क्या हो गए बेटा, राष्ट्रपति। 58 में क्या था बेटा आपका, 58 में योग्यता, पुनर्योग योग्यता, ठीक है। अब यहाँ पे 60 में आपको क्या है बेटा, 60 में आप शपथ, राष्ट्रपति बन के तैयार हो गए, अब शपथ लेंगे। शपथ कौन दिलाएगा इसके बारे में जानिए।
अब बड़ा वंडरफुल नियम है, ये यस्सी है। यस्सी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, समझ में आया, मुख्य न्यायाधीश, वह इनको क्या करता है बेटा, शपथ दिलाता है। मान लीजिए नहीं है, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं है और शपथ दिलाना जरूरी हो गया, बीमार हैं, इस स्थिति में नहीं है, तब वहाँ के क्या होते हैं बेटा, जो वरिष्ठम होते हैं। ये वरिष्ठम का आप क्रमशः हर समय ध्यान रखिएगा, वो नहीं है तो वरिष्ठम, वो नहीं है तो वरिष्ठम, उनसे भी फिर लोएस्ट, ऐसे ऐसे वरिष्ठ तो होते ही होते हैं। जैसे याद करिए कि घर में पप्पा होते हैं तो मालिक होते हैं, पप्पा चले जाते हैं तो पापा मालिक हो जाते हैं, और पापा चले जाते हैं तो बेटा मालिक हो जाता है, बेटा चला जाता है ना तो जो 5 साल 8 साल 10 साल 12 साल वाला बच्चा होता है, मैंने कुछ समझदार 12-13 साल का, उसकी ड्यूटी देखिए आप, वो तुरंत जान जाता है कि मैं घर का मालिक हूँ, और तुरंत अगर कोई बाहरी आदमी आता है तो अपना कार्य करता है तुरंत, समझ में आया। उसी तरीके से यहाँ भी है, ऊपर से नीचे की ओर जैसे जैसे वरिष्ठता नीचे जाएगी और शपथ दिलाएंगे, क्रमशः भी कभी कभी दे देता है ना, इसलिए आपको बता रहे हैं। अब अगला क्या है बेटा, शपथ दिलाते इनको बताया जाता है, भैया देख, महाभियोग का एक कार्यक्रम होता है, महाभियोग आपके ऊपर लगाया जा सकता है। ये ऐसे ही नहीं 1 आदमी 2 आदमी लगा देंगे, महाभियोग आपको एक साधारण बहुमत से पास करके तब लगाया जाता है, लगाने की प्रक्रिया है, और उसके तत्पश्चात पुनः फिर अगर होगा तो प्रक्रियाएं अलग हो जाता है, हटाने का इतना आसानी से राष्ट्रपति को हटाया नहीं जा सकता। फिर अब महाभियोग जो होता है बेटा किस अनुच्छेद में है, आपके 61वें अनुच्छेद के अंतर्गत ही आता है। अब बेटा राष्ट्रपति नामांकन करने जाएगा, और जब राष्ट्रपति नामांकन करने जाएगा तो राष्ट्रपति कैसे जाएगा, यहाँ पे हम आपको राष्ट्रपति नामांकन के लिए बता रहे हैं। यहाँ 50 अनुमोदक होंगे बेटा और 50 प्रस्तावक, क्या होंगे, प्रस्तावक, ठीक है ना, इसको थोड़ा और बढ़ा लें। ऐसा अगर ना होता 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक होते तो आप जानिए बेटा तब तो राष्ट्रपति चुनाव आप भी लड़ लेते, है ना, चले जाते। अब कितनी बड़ी विडंबना होता, भारत के एकदम बिल्कुल सुप्रीम पावर, महामहिम बोला जाता है राष्ट्रपति को, अर्थात इससे बड़ा पद कोई नहीं होता। जो राष्ट्रपति के पद पर एक बार आसीन हो गया वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता, कोई भी पद पर आसीन नहीं हो सकता, अर्थात ये भारत का सबसे सर्वोच्च पद है। और जब सर्वोच्च पद पर कोई लड़ने जाएगा तो इसलिए वहां बनाया गया कि 50 अनुमोदक 50 प्रस्तावक, अर्थात कम से कम 100 सांसद या विधायक आपके पास जब होंगे तब आप राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ सकते हैं, ऐसा कहा गया बेटा। और इसके साथ ही साथ इसमें 15,000 रुपए जमानत राशि लगती है। क्या लगती है, जमानत राशि। ये जमानत राशि क्या है और ये कैसे होता है बेटा लोग, आप ये जानिए कि जो उम्मीदवार होता है, यदि उम्मीदवार जो माने जमानत राशि कहाँ हो जाता है, कुल डाले गए मत, जो कुल मत डाला जाता है उस मत का, अगर इसमें से जितने भी माने चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रपति 1 भी लड़ सकते हैं, 2 भी लड़ सकते हैं, आजकल तो 2 ही लड़ रहे हैं, कभी कभी 1 ही लड़ जाते हैं, कोई नहीं उनका माने निर्विरोध चुन लिए जाते हैं, और कभी भैया इसी भी हो सकता है 3 लड़ जाएं, तो ऐसे दशाओं में जमानत जब्त होता है और जमानत राशि वापस नहीं होता है। कब, जब पूरा मत जो डाला जाता है उस मत का 1/6 हिस्सा नहीं प्राप्त किए तब। अगर राष्ट्रपति 1/6 हिस्सा नहीं प्राप्त किया है तो उसका जमानत क्या होगा, जब्त हो जाएगा, और जब जमानत जब्त हो गया तो उसका जमानत राशि भी क्या होता है बेटा, हट जाता है। अब आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया था बेटा कि 56 में क्या होता है, कार्यकाल 5 साल का है। अब यहीं पे थोड़ा सा फिर आते हैं, 56 में क्या है, कार्यकाल है। अब कार्यकाल है तो इसका मतलब ये नहीं 5 साल तक ये लगे ही रहे, राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो नहीं काम करना चाहते, वो अपने आप को खुद को हटाना चाहते हैं तो 56 के 1 में बेटा, किसके, 56 के 1 के क में ये अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को, किसको, उपराष्ट्रपति को दे देता है। अब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को इस्तीफा दे देते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति किसको इस्तीफा दे देते हैं, राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति, बात समझ में आया। लेकिन राष्ट्रपति को शपथ उपराष्ट्रपति नहीं दिलाता है, उसको कौन दिलाता है बेटा, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। अगर वो नहीं है तो जैसे नीचे बताओ उस तरीके से, जैसे ही राष्ट्रपति महोदय आते हैं
56 के 1 में, 56 में उन्होंने बताया गया भैया 5 साल तुम काम करोगे, तो राष्ट्रपति ने कहा चलो 56 में हमको 5 साल का काम मिला, लेकिन अगर मेरा मन नहीं है, मैं 3 ही साल करना चाहता हूँ, अब इसमें मेरा मन नहीं लग रहा है, इसलिए नहीं लग रहा है, मेरे अनुसार काम नहीं हो रहा है, तो मैं इस्तीफा दूंगा, तो किसको दूंगा? तो बताया गया आप 56 के 1 के ख के अनुसार किसको दे देंगे? उपराष्ट्रपति को। फिर उपराष्ट्रपति को बताया गया जैसे ही आपको इस्तीफा मिले उस वैसे ही आप तुरंत किसको सूचना देंगे इसकी? लोकसभा अध्यक्ष को। 56 के 2 में, 56 के 2 में उपराष्ट्रपति तत्काल उसकी सूचना किसको देगा बेटा? लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाता है। और जानिए उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किसी भी सूरत में 6 महीना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देख बेटा, जैसे जैसे हम बोल रहे हैं, जो वीडियो में देख रहे हैं वो भी अपना क्या करेंगे? पेन डाउन कर लेंगे, क्योंकि उनको अगर क्रमशः पेन डाउन करेंगे तो उनको भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और कहानी के रूप में अगर आप लोग याद कर रहे हैं उसको ना, तो बेटा ये कभी भूलेगा नहीं। बात समझ में आया? 6 महीना से अधिक इसका कार्यकाल नहीं हो सकता। राष्ट्रपति हट गया, पूरा का पूरा कार्य कौन संभालेगा? ये उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति जो कि पदेन सभापति होते हैं, कहाँ के? राज्यसभा के। बात समझ में आया? राज्यसभा के होते हैं। अब वहां पे क्या होता है? एक राज्यसभा में उपाध्यक्ष होता है। अब वो उपाध्यक्ष उस राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में बैठ जाएगा और वहां का सारा कार्य समाप्त हो जाता है उपराष्ट्रपति का। आज उपराष्ट्रपति एक तरीके से छत्र धराकर अर्थात मुकुट पहनकर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है और सारी की सारी सुविधाएं वही मिलता है, उपराष्ट्रपति को मिलने लगता है जो राष्ट्रपति को मिलता है। अब बात आती है बेटा, राष्ट्रपति को पेमेंट कितना मिलता है? तो बेटा पेमेंट मिलता है 5 लाख। कितना मिलता है? 5 लाख। जबकि उपराष्ट्रपति को पेमेंट कितना मिलता है बेटा? 4 लाख। कितना मिलता है? उपराष्ट्रपति को 4 लाख मिलता है। लेकिन जैसे राष्ट्रपति मर गया या राष्ट्रपति कार्यकाल के अंतर्गत मान लीजिए देहावसान हो गया महामहिम जी का, तो उनके कार्यकाल को कौन संभालेगा? उपराष्ट्रपति। तब उपराष्ट्रपति को जैसे ये दे दिया आपके क्वेश्चन में कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो उस समय उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तब 5 लाख हो जाता है, न कि 4 लाख हो जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा। अब ये जो आपका भारतीय संविधान का 57वां भी आपको बता ही दिया गया बेटा, निर्वाचन से पात्रता होता है, माने वो पुनः निर्वाचित हो सकता है। 57 में दिया ना बेटा, ये पुनः निर्वाचित है। ये क्या है? पुनः निर्वाचित आपको दिया गया, ठीक है ना। 57 में क्या है बेटा? पुनः निर्वाचित है। अब इसी कड़ी में आप लोग जानिए बेटा लोग कि ये जो माने संविधान है बताइए आपको 2026 तक अलाउड था और 2026 के बाद अब इस समय क्या दे दिया गया है? 2031 तक की यही सीट बरकरार रहेगी। अब अगर आपके परीक्षा में आ गया कि ये बताइए कि लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो एंग्लो इंडियन समाप्त होना अपने खोपड़ी से निकाल दो। एंग्लो इंडियन की सीटें कितनी है? 0। ये आपका 0 है। लेकिन कुल सीटें कितनी है बेटा? 552। आपको 552 पर ही आपको टिक लगाना है। चलिए 5 लाख वेतन हो गया, महाभियोग हो गया, ठीक है ना बेटा। अब और जानिए 61 में आपको महाभियोग लगाया गया। कितने में लगाया गया बेटा महाभियोग? 61 में। यहाँ पे आप देख रहे हैं 61 में महाभियोग लगाया गया। 61 के 2 में बताया गया, 61 के 2 में बताया गया महाभियोग ऐसे नहीं लगाओ गया। पहले जाओ एक पारित करो और उसके बाद प्राविधान के तहत सूचना दो। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। राष्ट्रपति को 14 दिन पहले आप क्या देंगे बेटा? इसकी सूचना देंगे कि भैया आपके ऊपर महाभियोग लगाया गया है। एक इसमें दिया जाएगा 61 के 2 में। 61 में महाभियोग आप लगाएंगे, लेकिन 14 दिन के पहले उनको क्या बताना है? उनको, ठीक है ना। और जो राष्ट्रपति मर जाते हैं या वो जाते हैं उसको बताया आपको कि वो किसको देंगे? उपराष्ट्रपति। अगर वो किसी तरीके से खाली हो रहा है तो भी आपको बता दिया गया कि किसके अंतर्गत। और साथ ही साथ बेटा लोग 6 महीना का कार्यकाल भी बताया गया, ठीक है ना। 6 महीने का कार्यकाल भी बताया गया। अब राष्ट्रपति के कुछ बातें और है। अब बेटा लोग
यहाँ पे जगह नहीं दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है ना, समझ में आया। अब मैंने वहाँ पे लाइन खींच दिया। अब राष्ट्रपति क्या होता है बेटा? राष्ट्रपति का मैंने आपको बताया कि संपूर्ण जो कार्य है, संपूर्ण कार्य किसमें निहित है बेटा? राष्ट्रपति में कार्यपालिका निहित है। ये 77 में दिया गया है कि संपूर्ण कार्यपालिका की जो शक्ति है वो किसके अंतर्गत है बेटा? राष्ट्रपति के अंदर विद्यमान है। साथ ही साथ बेटा आप जानिए, राष्ट्रपति दोनों सदनों को आहूत करता है। आहूत का मतलब क्या होता है? बुलाना। आहूत का मतलब क्या होता है? बुलाना। राष्ट्रपति दोनों संसद के सदस्यों का अर्थात राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त संसद का बुलाना है, अर्थात बुलाता है और बैठक कराता है। और बुलाता जरूर है, लेकिन बेटा उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है, न कि राष्ट्रपति अध्यक्षता करता है। अब इसी के अंतर्गत आप लोग कुछ अनुच्छेद जरूरी है जान लें। यहाँ पे क्षमादान बेटा, क्षमादान आप सुनते होंगे कि जब कोई व्यक्ति सजा प्राप्त कर लेता है या सजा पा जाता है सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, अर्थात लास्ट सुप्रीम कोर्ट ही जाता है, वहां सजा पाने के बाद वह क्षमा याचिका दायर करता है राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको क्षमा करेगा या नहीं क्षमा करेगा, सजा माफ करेगा या कम करेगा, या ज्यादा तो नहीं कर सकता लेकिन उसमें छूट कर सकता है। करे और न करे उनके विवेक पर निर्भर करता है, या उसको जो ताकत मिली है वो किस आर्टिकल से मिली है बेटा? 72 नंबर के आर्टिकल से मिली है, ठीक है ना बेटा। अब इसी कड़ी में आप लोग आ जाइए बेटा लोग, 108 हो गया। 78 में क्या करता है? प्रधानमंत्री से, किससे बेटा? प्रधानमंत्री से अगर कोई सूचना लेना है। 78 में राष्ट्रपति अगर कोई सूचना चाहता है कि क्या हो रहा है या कहीं पे किसी विषय पर सूचना चाहता है, वो भी किससे? प्रधानमंत्री से। तो प्रधानमंत्री से सूचना किसमें ले सकता है? 78 के अंतर्गत। लेकिन अगर कोई राय लेना है, राय किससे लेना है? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से, तो 143 के अंतर्गत राय लेता है। जैसे उसको नहीं समझ में आ रहा है कि इसका कानूनी लड़ाई है, इसमें क्या उचित है क्या अनुचित है, तो राय लेने के लिए अधिकार दिया गया 143 के अंतर्गत। किससे लेगा बेटा? सुप्रीम कोर्ट से लेगा, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकता है। मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वही प्रक्रियाएं है। बात समझ में आया ना? सुप्रीम कोर्ट के पहला तो कार्य सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ही है। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तब उसके जो जूनियर होते हैं उनसे, वरिष्ठतम में जो नीचे के होते हैं उनसे भी वो सलाह ले सकता है, उनके न होने की दशा में। अगर ये चाहे तो 123 के अंतर्गत बेटा अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या जारी कर सकता है? अध्यादेश। कौन जारी कर सकता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। 111 अनुच्छेद में बेटा यहाँ पे देखिए 111 अनुच्छेद क्या कहता है? 111 अनुच्छेद का मतलब है राज्यसभा और लोकसभा में जब कोई वो पारित होता है, क्या नाम है, कानून बनता है, तो उस कानून को धन विधेयक को छोड़ दिया जाए, ठीक है ना। तो उस धन विधेयक को छोड़कर बेटा ध्यान रखिएगा, धन विधेयक को छोड़कर तो ये यहाँ पे भेजा जाता है किसके पास? राष्ट्रपति के पास। क्या भेजा जाता है? विधेयक बेटा। अब विधेयक पर उसको हस्ताक्षर करना होता है। अगर मान लीजिए कि उसको पसंद नहीं आया, राष्ट्रपति को कुछ संशोधन करवाना चाहता है, तो वो सलाह दे सकता है कि भैया यहाँ पे थोड़ा सा संशोधन कर दो। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है संशोधन हो ही, संशोधन करने के लिए भेज सकता है, वहां जाएगा। अगर संसद ने सोचा उनका सुझाव अच्छा है राष्ट्रपति का, संशोधन करेंगे, और अगर अच्छा नहीं है तो संशोधन नहीं करेंगे, पुनः भेज देंगे। तब राष्ट्रपति उसको रोक नहीं सकता, उसको साइन करना है, ये करना है। अगर नहीं करता है तो भी उस विधेयक को क्या मान लिया जाएगा? पास मान लिया जाएगा। अब इसी कड़ी में आप इसके 11 वाले से आप समझिए, इसको लास्ट में क्यों बताएं। यहाँ पे ये कह रहा है बेटा कि राष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि यहाँ कुछ करेक्शन कर दो, ये पसंद नहीं है हमको। तो ये संसद के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पसंद से नापसंद से कुछ नहीं होता, जबकि कार्यपालिका का पूरा शक्ति किसमें है? 77 में बता रहा राष्ट्रपति में। उसके बावजूद यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि उनको पसंद हो न पसंद हो, वो अपना सुझाव सिर्फ दे सकते हैं, आदेश
नहीं दे सकते। अर्थात सुझाव देते हैं कि अगर यहाँ करो, अगर उनका सुझाव अच्छा रहा तो संशोधन कर देंगे, नहीं हुआ तो पुनः वही विधेयक दे देंगे। तो राष्ट्रपति को किसी भी सूरत में क्या करना पड़ेगा बेटा, हस्ताक्षर करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो विधेयक अपने आप पास मान लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति पूरे कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है बेटा लोग, प्रतिनिधित्व। उसका नेतृत्व नहीं करता है, क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। जबकि नेतृत्व कौन करता है बेटा, उसके मंत्री। मंत्री का मतलब समझ गए होंगे, प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री के अंदर भी बहुत सारे मंत्री हैं, तो मंत्रियों में एक मुख्य माने मेन मंत्री होता है, वो प्रधानमंत्री बोला जाता है। और राज्य में वही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, जो राज्यपाल के अधीन आते हैं। ये सब बातें आपको बाद में भी बताई जाएगी। अब इसी के अंतर्गत महान न्यायवादी का बेटा वो क्या करता है, 78 में 76 में महान न्यायवादी का 76 में, एक मिनट बेटा, 76 में महान न्यायवादी का। और 148 के अंतर्गत किसका करता है बेटा, महालेखा परीक्षक का। 148 अनुच्छेद के अंतर्गत महालेखा परीक्षक का। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन करता है बेटा, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन देता है बेटा। थोड़ा सा आप लोग अब यहाँ पे चूंकि वीडियो लास्ट है, एक स्थान पे करेक्ट कर लीजिएगा। ये जो 77 है, यहाँ हमारे कहने का अभिप्राय यह है बेटा लोग कि जितना भी कार्यपालिका का कार्य होता है वो संपूर्ण किसके नाम पर किया जाता है बेटा, राष्ट्रपति के नाम पर ही संपूर्ण कार्य होता है। जबकि संपूर्ण शक्ति कहाँ था बेटा, आप लोगों को बताया था संपूर्ण शक्ति किसमें है, राष्ट्रपति में कार्यपालिका की संपूर्ण शक्ति है। ये आपके 53 में दिया है। दोनों में शब्दकोश में डिफरेंस हो सकता है, इसलिए आपको बता रहा हूं। यहाँ के जो कार्य होता है, सारा कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होता है। अर्थात आप वहां पे जानिए कि जो संपूर्ण कार्यपालिका का कृत्य है वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है 77 में। और संपूर्ण कार्यपालिका की शक्ति निहित है वो किसमें बेटा, 53 में। इस तरीके से आज राष्ट्रपति के विषय में जितनी भी बातें होती हैं आपको लगभग आपको बता दिया गया। और इसके बाद आप अपना यहाँ से पढ़ने के बाद आशा करते हैं कि आप कम से कम ये समझ गए होंगे राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, या किस तरीके से संसद की चुनाव होता है। संसद के चुनाव में आप देख रहे हो विधानसभाओं के क्या दिया है बेटा, संसद के चुनाव के लिए निर्वाचित विधानसभा के सदस्यों का कुल मत बटे निर्वाचित सांसद की संख्या। बात समझ में आया बेटा, यह 54 अलग है। और जबकि विधायक का वोट क्या होता है, राज्य की जनसंख्या में निर्वाचित जो सदस्य हैं उनमें 1000 का गुणा करके भाग दे देते हैं, तब जाके क्या आता है बेटा, विधायक का एक वोट का राष्ट्रपति में जो मान होता है माने कितना होता है, 1 पॉइंट और बचा। जैसे मान लो भाग दिया, अब भाग देने के बाद अगर आधे से कम बचा, ध्यान दीजिए, आधे से कम बचा तो उसको छोड़ दिया जाता है। लेकिन अगर आधे से मैथमेटिक्स समझिए, और अगर 1/2 माने 0.5 से ज्यादा हो गया तो 1 वोट ज्यादा गिन लिया जाता है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनमें जब भाग दिया जाता है तो पॉइंट टेबल आ जाता है। अब पॉइंट टेबल का मतलब 0.5 इतना या प्लस होगा तो 1 मत जोड़ा जाएगा, और अगर इतना नहीं है तो कोई मत जोड़ा नहीं जाएगा। अर्थात कम होने पे 0 मत, 0.5 या इससे ज्यादा अर्थात आधा वोट या उससे ज्यादा होने पर 1 वोट का गणना वहां कर लिया जाता है। इस तरीके से आज राष्ट्रपति का यहीं पे चुनाव हम लोग खत्म करते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा, पेट का पेपर आने वाला है ना, आप ध्यान दीजिए, 1 बोर्ड 1 नंबर इस बोर्ड में लिखा है। अब पेपर आने के बाद मुलाकात होगी, ठीक है। तब तक के लिए बेटा लोग अगर वीडियो पसंद आया शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों के पास भेजिए। और सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों, क्योंकि ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। धन्यवाद।